हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे होता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जिस तरह आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसी तरह अगर आप पढ़ाई करते हैं 10वीं के लिए तो ये टेस्ट भी अब आपके लिए उतना ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब आपका यहाँ पे बहुत ही कम बचा है परीक्षा के लिए। तो आप लोग टेस्ट को एक भी नहीं छोड़िएगा। टेस्ट आप लोग को डेली देना है यहाँ पे 5 बजे सुबह आकर। तो आज हम लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट में पूरा यहाँ पे 30 प्रश्न रहेगा और ये जो 30 प्रश्न रहेगा ये सभी विषयों से रहेगा। तो आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और लास्ट में आप हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न है, कोस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोस 90 डिग्री माइनस ए होता है वो किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है कोस ए, बी ऑप्शन है साइन ए, सी ऑप्शन है टेन ए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, तो ये साइन ए के बराबर होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला ही होता है कि कोस यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, तो ये साइन ए के भी बराबर होता है। तो ये फार्मूला होता है। तो आपके लिए फार्मूला भी काफी महत्वपूर्ण है याद करना, तो आप लोग फार्मूला को भी याद करते चलिएगा साथ में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन है प्रयाग को, बी ऑप्शन है काशी को, सी ऑप्शन है मथुरा को, डी ऑप्शन है यहाँ पे उज्जैन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो जो प्रयाग शहर है इसको देवनागरी की संज्ञा दी गई है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। जो बेंजीन होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे C2H4, बी ऑप्शन है यहाँ पे C5H4, यहाँ पे सी ऑप्शन है C6H6, डी ऑप्शन है यहाँ पे C3H7। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, यहाँ पे C6H6 ये क्या होता है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, करमवीर कहाँ के रहने वाले थे। जो करमवीर थे वो कहाँ के रहने वाले थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है भीखन टोला, बी ऑप्शन है जीवन टोला, सी ऑप्शन है रामा टोला, डी ऑप्शन है यहाँ पे रोहन टोला। तो यहाँ पे बताना है कि जो करमवीर थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो करमवीर कहाँ के रहने वाले थे, भीखन टोला के रहने वाले थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये संस्कृत का क्वेश्चन है कि यहाँ पे करमवीर कहाँ के रहने वाले थे, तो भीखन टोला के रहने वाले थे। और जो भीखन टोला गाँव था वो कहाँ पे था, तो बिहार में था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर के, निम्न में से कौन एक उत्पाद है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक उत्पाद है। ए ऑप्शन है हिरण, बी ऑप्शन है आम, सी ऑप्शन है घास, डी ऑप्शन है यहाँ पे कवक। तो निम्न में से कौन एक उत्पाद है आपको बताना है कि तो जो घास होता है वो क्या होता है, यहाँ पे उत्पाद होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, यहाँ पे घास होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल 110 130 का यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वर्ग अंतराल दिया है यहाँ पे 110 और 130, बोल रहा है कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो जब दे आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल दे दे, तो वर्ग अंतराल दे दे, अगर आपसे पूछे कि वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इन दोनों को आप वर्ग अंतराल जो ये है इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। और उसमें किससे भाग लगा देना है, 2 से भाग लगा देना है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसमें किससे भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 110 और 130 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 240 हो जाएगा और बट्टा के नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 120। यानी हम लोगों का वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 120 निकल गया। जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से था। जो प्लेटो था उसका संबंध किस देश से था आपको बताना है। ए ऑप्शन है इटली से, बी ऑप्शन है स्पेन से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है यूनान से। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो क्या थे, तो एक दार्शनिक थे। उनका संबंध किस देश से था आपको बताना है। तो प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो यूनान से था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, रेगुन मिट्टी का किस मिट्टी का दूसरा नाम है। यहाँ पे बताना है कि जो रेगुन मिट्टी है वो किस मिट्टी का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन है यहाँ पे काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी का, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, डी ऑप्शन है पीली मिट्टी का। तो यहाँ पे जो रेगुन मिट्टी है वो किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है, रेगुन मिट्टी है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और काली मिट्टी पे सबसे अधिक कौन सा फसल होता है, तो जो कपास होता है, जिसे हम लोग कपास को उजला सोना भी बोलते हैं। तो जो कपास होता है वो काली मिट्टी पे सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। जो गोंडवाना समूह था उसमें किसका निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है हीरा का, सी ऑप्शन है कोयला का, डी ऑप्शन है चांदी का। तो गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था आपको बताना है। तो गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था, यहाँ पे कोयले का निर्माण हुआ था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न ये कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। जो स्वामी दयानंद है उनका जन्म किस ग्राम यानी किस गांव में हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे झंकारा, बी ऑप्शन है यहाँ पे टंकारा, सी ऑप्शन है यहाँ पे लंकारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंकारा। तो यहाँ पे जो स्वामी दयानंद है इनका जन्म किस ग्राम यानी किस गांव में हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्राम हटा के अगर राज्य दे दें तो यहाँ पे पूछे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। जो खाद कारखाना है वो बताना है कि कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है बरौनी में, डी ऑप्शन है जमशेदपुर में। तो जो खाद कारखाना है वो कहाँ स्थित है, तो जो खाद कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है, बरौनी में स्थित है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। पूरे 30 के 30 प्रश्न देखिएगा। अगर 30 प्रश्न देखिएगा तो आपको 30 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और आप टेस्ट भी दे लीजिएगा। और जितना आपका सही हो 30 प्रश्नों में से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है किलोमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है, तो डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता किससे मापा जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मल्टीमीटर, बी ऑप्शन है यहाँ पे फोकस, सी ऑप्शन है यहाँ पे रिएक्टर स्केल, डी ऑप्शन है सुनामी। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता किस पे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न है, गिरधर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गिरधर था वो कौन था। ए ऑप्शन है यहाँ पे कासू के पिता, बी ऑप्शन है मदन के पिता, सी ऑप्शन है रजनी के पिता, डी ऑप्शन है यहाँ पे शेफाली के पिता। तो जो गिरधर थे वो कौन थे, तो गिरधर मदन के यहाँ पे पिताजी थे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कासू के पिताजी कौन थे, तो कासू के पिताजी सेन साहब थे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, पथिका किसके द्वारा मारा गया। जो पथिका था वो किसके द्वारा मारा गया आपको बताना है। और ये प्रश्न संस्कृत का है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बूढ़े बाघ द्वारा, बी ऑप्शन है भेड़िया द्वारा, सी ऑप्शन है यहाँ पे बाघ द्वारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे सिंह द्वारा। तो जो पथिका है वो किसके द्वारा मारा गया, तो जो बूढ़ा बाघ था जो तालाब के किनारे बैठा था सोने के कंगन लेके, उसी के द्वारा ये मारा गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसमें से पहचानना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय, डी ऑप्शन है यहाँ पे फेफड़ा। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है कौन सी है। तो जो लीवर है वो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हम लोग यकृत भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रंथि काट के यहाँ पे अंग दे दे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी अंग कौन सी होती है, त्वचा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ग्रंथि पूछे तो यहाँ पे लीवर होगा। अगर अंग पूछे कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, त्वचा जो होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि cos 30 डिग्री किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से किसका मान cos 30 डिग्री के बराबर होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा यहाँ पे √2 होता है। यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा यहाँ पे 2 होता है। और यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा यहाँ पे √3 होता है। और यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यानी √3/2 यहाँ पे cos 30 डिग्री का भी मान है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे sin 60 डिग्री की मान कितना है, यहाँ पे √3/2 है। तो cos 30 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं हम। cos 30 डिग्री किसके बराबर है, तो इसकी ये sin 60 डिग्री के ये क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय संविधान है, संविधान के ही चलते हमारा देश चलता है, वो किस किताब के से चलता है। तो जो संविधान है, भारतीय संविधान, इसी से हमारा देश चलता है। तो इस संविधान का निर्माण किसने किया, या इस संविधान के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों एक ही प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही, तो भीमराव अंबेडकर की रही। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। जो भारतीय संविधान है उनके अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हिंदू राज्य, बी ऑप्शन है धर्म सापेक्ष राज्य, सी ऑप्शन है यहाँ पे बहुभाषी राज्य, डी ऑप्शन है यहाँ पे धर्म निरपेक्ष राज्य। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है, तो धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी लोग आके, सभी धर्मों के लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं, और सभी धर्मों का यहाँ पे इक्वल यानी बराबर यहाँ पे अधिकार दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, उसको एकदम बराबर का अधिकार मिला है। तो इसीलिए जो भारतीय संविधान है, इसमें भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, बिंदु 6 जी यहाँ पे 6-10 में कोटि का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बताना है कि कोटि का मान, तो यहाँ पे देखिए जो y अक्ष होता है उसे ही कोटि बोला जाता है, और जो x अक्ष होता है उसे क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, और जो y अक्ष होता है उसे क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर पूछे कि कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान यहाँ पे देखिए आपको पता चलना चाहिए कि y का मान पूछ रहा है। अगर पूछे कि इसमें भुज का मान क्या होगा, तो भुज अगर बोले तो यानी आपको पता होना चाहिए कि x का ही मान पूछ रहा है। तो अगर कोई बिंदु होता है आलेख पे, तो उसका 2 निर्देशांक होता है, एक x होता है और एक क्या होता है, y होता है। तो जो पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, y का होता है। तो ये एक बिंदु है,
उसका निर्देशांक कितना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 है। तो पहला जो बिंदु है वो x का निर्देशांक है और जो दूसरा है वो किसका निर्देशांक है, y का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोटि का मान, कोटि का मान मतलब यानी y का मान। तो y का मान कितना है, इसमें 10 है। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न काट के यहाँ पे कोटि के जगह पे यहाँ पे भुज दे दे तो भुज का मान, अगर भुज पूछे तो आपको आपका ध्यान जाना चाहिए कि x का मान पूछ रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाता। तो ये भी प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 21 नंबर, वह धातु जो केवल अम्लराज में घुलता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा धातु है जो केवल अम्लराज में घुलता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे Al यानी एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है Fe यानी लोहा, सी ऑप्शन है यहाँ पे Au यानी सोना, डी ऑप्शन है यहाँ पे Cu यानी चांदी। तो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा धातु है जो केवल अम्लराज में घुलता है। तो जो सोना होता है वो किसी भी विलयन में या किसी भी अम्ल में नहीं घुलता है, वो केवल अम्लराज में घुलता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोना धातु है वो किस में घुलता है, तो ये अम्लराज में सोना ही घुलता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि सूर्य पुत्र कौन था। इसमें से आपको बताना है कि सूर्य का पुत्र कौन था। ए ऑप्शन है यहाँ पे भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है यहाँ पे राम। तो सूर्य पुत्र कौन था, तो सूर्य पुत्र यहाँ पे कर्ण थे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कर्ण कैसे आदमी थे, तो बहुत ही दानशील आदमी थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कर्ण के पास यहाँ पे जन्म के साथ ही इनके पास क्या था, कवच कुंडल था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद है। इसमें से आपको एक द्विघात बहुपद चुनना है। तो द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है, जिसमें चर का महत्तम घात 2 होता है, उसे हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुपद को पहचानने के लिए कुछ नियम होता है, उसको आप लोग सबसे पहले जान लीजिए। अगर बहुपद पहचानना है तो यहाँ पे जो भी x दिया हो उसमें यहाँ पे रूट में ना हो x, या ऐसे बट्टा में ना हो x, और या x का पावर यहाँ पे क्या हो, फ्रैक्शन में ना हो। अगर इन शर्तों से वो अलग होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे द्विघात बहुपद होगा। अगर किसी बहुपद में यहाँ पे रूट x हो या 1/x हो या x का पावर यहाँ पे बट्टा में हो तो वो बहुपद कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए x² और जो यहाँ पे x है वो किसके अंदर है, यहाँ पे रूट में। तो रूट में कभी भी x नहीं होता है बहुपद में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एक बहुपद नहीं है, वो भी द्विघात बहुपद नहीं है। ये देखते हैं यहाँ पे बी नंबर में देखिए यहाँ पे 1/x है। तो जब भी आपको दिखे 1/x तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। जो x है वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। x² + 4x यहाँ पे +4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विघात बहुपद हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है द्विघात बहुपद, तो इसमें चर का महत्तम घात कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, यानी ये रैखिक हो गया। और रैखिक भी यहाँ पे देखिए जो चर का महत्व यहाँ पे है वो कैसा है, यहाँ पे बट्टा के नीचे है। तो 1/x करके है या 2/x, यानी जो x हो वो बट्टा के नीचे ना हो तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुपद नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक कौन था। जो मेटरनिक था वो कौन था आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी ऑप्शन है फ्रांस का चांसलर, सी ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन है प्रसा का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का चांसलर, डी ऑप्शन है रूस का जार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मुहावरा है और काफी महत्वपूर्ण है कि 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 9, 2, 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है रुक जाना, बी ऑप्शन है यहाँ पे भाग जाना, सी ऑप्शन है यहाँ पे मार देना, डी ऑप्शन है यहाँ पे मर जाना। तो 9, 2, 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो 9, 2, 11 का मुहावरे का सही अर्थ भाग जाना होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है यहाँ पे राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है यहाँ पे रामकृष्ण, डी ऑप्शन है यहाँ पे दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन है क्लोरीन गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। जो हुआ हुआ आंदोलन हुआ था वो किस प्रकृति का था आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है सांप्रदायिक, डी ऑप्शन यहाँ पे क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। तो जो हुआ हुआ आंदोलन था वो किस प्रकृति का था, तो वो क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। इसमें से बताना है कि जो मनुष्य हैं उनको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे शास्त्र, बी ऑप्शन है यहाँ पे विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है यहाँ पे धन। तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 30 नंबर और अंतिम प्रश्न रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मेरे बिन तुम प्रभु, बी ऑप्शन है लौट कर आऊंगा फिर, सी ऑप्शन है यहाँ पे अक्षर ज्ञान, डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारी नींद। तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता कौन सी है, तो मेरे बिन तुम प्रभु है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था हमारा 30 प्रश्न। तो आपको क्या करना है, 30 प्रश्न आप देख लिए। अब आपको क्या करना है कि कमेंट करके हमें बताना है कि आपने 30 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो ये रहा। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हरित क्रांति, बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है पीली क्रांति, डी ऑप्शन है लाल क्रांति। तो जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन सही लगे वो आप हमें ए बी सी ऐसे करके नहीं भेजिएगा, यहाँ पे पूरा आप लोग नाम लिख के भेजिएगा कि दूध उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और आपका यहाँ पे बहुत ही कम टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग अब लापरवाही मत कीजिए पढ़ाई में। आप लोग जितना भी टाइम मिले वो उसे आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िए। और जो पढ़ाया जाता है तो उसे अगर आपको याद नहीं होता है तो उसे आप लोग लिख के याद भी कर लिया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।